हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इस टॉपिक में ये पहला वीडियो है हमारी तरफ से, जो एक तरह से इंट्रोडक्टरी है। और इसमें हम मोटे रूप से उन कॉजेज के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी वजह से एक वर्ल्ड को एक नई आइडियोलॉजी नाजिज्म मिली, और उसके लीडर के रूप में किस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ, और किस तरह से जर्मनी के अंदर मास लेवल पर नरसंहार हुए, और एक नई पॉलिसी हिटलर के द्वारा एडॉप्ट की गई उसके डेवलपमेंट के लिए। तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म जो कंसेप्ट है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक स्पेसिफिक आइडियाज पे वर्क करती है जर्मनी के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इस पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पर उदय होता है, और फिर इसके जो आइडियाज हैं वो वहाँ पर लोगों में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लग जाते हैं। इसके जो मेन आइडियाज है वो रेसिज्म की, अर्थात नस्लवाद की भावना जो है वो है। उसके लीडर के रूप में जो व्यक्ति निकल के आता है वो हिटलर है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में, और इनका फिर किस प्रकार से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या स्थान रहा है, किस प्रकार से हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्या वो घटनाएं थी, कौन से वो आइडियाज थे जिनकी वजह से कि हिटलर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दोषी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर माना जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों की एक टेबल हमारे द्वारा आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, WW फर्स्ट, अर्थात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये 1914 टू 1918 के बीच में लड़ा गया। इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 4 ईयर्स रहा, और वर्ल्ड जो पावर्स हैं वो दो ग्रुप्स में इस समय तक डिवाइड हो गई थी, जिन ग्रुप्स के नाम है एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। इस प्रकार से दो ग्रुप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, एलाइड पावर्स के रूप में और सेंट्रल पावर्स के रूप में। एलाइड पावर्स के जो मेन कंट्रीज थी वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसके अदर नेम्स भी हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इन नामों से भी इस कंट्री को जाना जाता है। ये उस समय की काफ़ी पावरफुल कंट्री थी, और हम ये कहें कि 19th सेंचुरी में तो ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी, जिसका कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इस तरह की भी कोटेशन हमें पढ़ने को मिलती है। सेकेंड है फ्रांस, जो कि जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जर्मनी के नज़दीक सिचुएटेड है फ्रांस। रसिया, रसिया जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आज भी वर्ल्ड की पहले नंबर की कंट्री है, और दो दो कॉन्टिनेंट्स में जो सिचुएटेड है, ये भी अलाइड पावर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसने पार्टिसिपेट किया था। फोर्थ जो कंट्री है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड फिफ्थ कंट्री थी अलाइड पावर्स के साथ में इटली। अब इटली का नाम सुनकर के आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि इटली को आपने कई
बुक्स में तो पढ़ा है कि इटली वो थी, वो दूसरे ग्रुप की तरफ से थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इटली अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ी एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक्सिस पावर्स की तरफ से लड़ी। अब हम सेंट्रल पावर्स को डिस्कस करते हैं। सेंट्रल पावर्स की जो लीडर एक मान सकते हैं हम जिस कंट्री को, वो थी जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। सेकेंड ऑस्ट्रिया हंगरी एंड थर्ड तुर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो दो ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन है, एक इसमें इस नजरिए से भी इसको हम देख सकते हैं कि अलाइड पावर्स जो है वो मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इनमें उस समय डेमोक्रेसी थी। एंड सेंट्रल पावर्स जो है इनमें मोनार्कियल सिस्टम था। ये बड़े बड़े इनके साम्राज्य थे, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट दोनों आइडियोलॉजी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी का उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। तुर्की पर उस समय खलीफा शासन करता था, जो कि इस्लामिक जगत का हेड होता है। इस्लाम धर्म का जो हेड होता है, रिलीजियस है, उसे खलीफा कहते हैं। और उसका बड़ा साम्राज्य था जो तुर्की से संचालित होता था। इन दोनों के बीच में ये वॉर लड़ा गया। उस वॉर में जो टीम विजेता रही वो थी एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स को फाइनली इसमें जीत मिली और ये वॉर 1918 में समाप्त हो गया। अब कोई भी युद्ध जब समाप्त होता है, कोई भी लड़ाई चाहे दो व्यक्तियों के बीच हो, दो देशों के बीच हो, तो उसकी समाप्ति संधि के साथ होती है। युद्ध की समाप्ति के बाद में संधि निर्धारित होती है। तो उस संधि में इन चीजों को डिस्कस किया जाता है कि जो घटनाएं घटित हुई, ऐसी घटनाएं फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये इतने बड़े नरसंहार, इतना बड़ा नुकसान सब लोगों को झेलना पड़ा। तो उसमें क्योंकि विजेता जो है उनकी तरफ से शर्तें निर्धारित की जाती हैं, तो जो ये अलाइड पावर्स के लीडर्स थे उस समय के, यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली, इन सब के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो मिले। उन्होंने वर्साय में लंबे दौर की वार्तालाप करने के बाद में जर्मनी के साथ में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की। कब? 1919। यहाँ एक कंफ्यूजन कई जगह देखने को मिलता है कि कई बुक्स में वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन है वो 1914 से 1919 दिया हुआ होता है, जो कि ठीक नहीं है। 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर लड़ा गया और 1919 में तो जो पीस ट्रीटीज है वो साइन की गई थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 में साइन की गई, लेकिन इस ट्रीटी में जो पराजित राष्ट्र थे उनकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था। ये ट्रीटी एक तरफा ट्रीटी थी और इसको पीस ट्रीटी नाम दिया गया, जबकि इसमें पीस स्थापित करने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। उस समय के जो एलाइड पावर्स के सेनापति थे, मार्शल फोर्स, उनके द्वारा इस ट्रीटी को लेकर के एक कोटेशन दी गई कि ये संधि मात्र 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है। अर्थात उन्होंने एनालिसिस किया कि इस संधि में जर्मनी को इतना दबाया गया है जो कि इतना दबे रहना लंबे समय तक उसके लिए संभव नहीं होगा और वो पुनः आक्रोशित होकर के और दोबारा युद्ध के लिए तैयार होगा। मार्शल फोर्स ने इस तरह की संभावनाएं उस समय व्यक्त कर दी थी और एग्जैक्ट हुआ भी यही। इधर 1918 के बाद में 1939 से पुनः
सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में 1919 में जो सिग्न हुई, उसमें अलाइड पावर्स के तो जो लीडर्स थे वो थे ही राष्ट्राध्यक्ष। सेंट्रल पावर्स की तरफ से जर्मनी का उस समय जो शासक था वो थे विलियम केसर। विलियम केसर जो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध में जर्मनी की पराजय निश्चित हुई, विलियम केसर जर्मनी को छोड़ करके और उसने अपना जो राजपथ था वो भी छोड़ दिया, जर्मनी को भी छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया। ऐसी स्थिति में जर्मनी में सरकार नहीं बची। तो उस समय जर्मनी की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, वो पार्टीज जर्मनी के एक स्थान वाइमर, एक जगह का नाम है, वहां पर इकट्ठी हुई और वाइमर जगह पर उन्होंने देश को चलाने के लिए एक नई सरकार का गठन किया, नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चयन किया। उस सरकार को आगे जाना गया वाइमर रिपब्लिक के रूप में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी की ओर से जो साइन किया गया वो वाइमर सरकार के द्वारा, वाइमर रिपब्लिक वाली जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा किया गया। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ड्यूरेशन टाइम है 1939 टू 1945। दो ग्रुप्स में वर्ल्ड पुनः विभाजित हुआ, एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। यहाँ हमें ध्यान रखने की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी जो यूके, फ्रांस, यूएसए इनका जो ग्रुप है उसको एलाइड पावर्स ही नाम दिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइड पावर्स ही नाम दिया गया है, जबकि जर्मनी साइड का जो ग्रुप है उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स के नाम से जानते हैं एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स के नाम से जानते हैं। एक विशेष देखने वाली जो बात है इस पूरे चार्ट में वो ये है कि एक कंट्री ऐसा भी है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस ग्रुप की ओर से पार्टिसिपेट किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे अपोजिट ग्रुप की ओर से उसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाए तो उसमें नाम आता है हिटलर का, जो कि नाजी पार्टी का लीडर था। उसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से विश्लेषण करेंगे क्या कारण थे हिटलर के राइज होने के और क्या कंडीशंस थी उस समय की, जिससे कि हिटलर के आइडियाज जर्मनी में इतने पॉपुलर हुए और वो एक सख्त राज्य डिक्टेटर के रूप में जर्मनी में डेवलप हुआ। क्या वो रीजंस थे जिनकी वजह से हिटलर की फॉरेन पॉलिसी को भी एडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड पावरफुल कंट्रीज के द्वारा। विशेष रूप से ब्रिटेन ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन सारी चीज़ों को डिस्कस हम अगले वीडियोज में करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। पीस, शांति के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में संधियां की गई, उन संधियों को पीस ट्रीटीज के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के साथ में एलाइड पावर्स की तरफ से जो संधि साइन की गई वो 1990 में साइन की थी। उस ट्रीटी को हम पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम से जानते हैं। उस ट्रीटी में कौन कौन से जो बिंदु थे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, उनको हम एक एक करके इस चार्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। फर्स्ट, जर्मनी लॉस्ट हर
ओवरसीज कॉलोनीज। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए एक बड़े कॉजेज में से एक कॉज था, उस समय कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन अर्थात औपनिवेशिक साम्राज्य का बड़ी शक्तियों के द्वारा विस्तार। तो जर्मनी की जो ओवरसीज समुद्र पार की जो कॉलोनीज थी, उन से जर्मनी को वंचित कर दिया गया, अर्थात उनको ये अलाइड पावर्स जो थे, इन्होंने उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। सेकेंड जो वो है शर्त, उसमें क्या जो कंडीशन थी वो थी जर्मनी मिलिट्री पावर रिड्यूस। क्योंकि अलाइड पावर्स की तरफ से पीस ट्रीटी में जर्मनी पर ही पूरा अपराध थोपा गया कि जर्मनी ही इस युद्ध के होने का कारण है, जर्मनी की नीतियों की वजह से ही ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें कि विश्व को इतना नुकसान हुआ है। उसके लिए एकमात्र कारण उन लोगों ने जर्मनी में ही खोजा, अर्थात जर्मनी को ही उसके लिए युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया। दोबारा इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, उसके लिए उन्होंने जर्मनी की मिलिट्री पावर को रिड्यूस कर दिया, बहुत कम कर दिया। थर्ड है राइनलैंड। राइनलैंड डीमिलिटराइज्ड। राइनलैंड जर्मनी का औद्योगिक एरिया है, जिसकी सीमाएं फ्रांस की तरफ लगती है। फ्रांस ने उस एरिया को डीमिलिटराइज्ड करवा दिया, अर्थात राइनलैंड में जर्मनी की सेनाएं नहीं रह सकेंगी। रिसोर्सेज रिच राइनलैंड टेक्स बाई अलाइड आर्मीज। और जो रिसोर्सेज वहां पर लॉट ऑफ रिसोर्सेज आयरन ऑयल के थे, उस एरिया को जो है वो अलाइड मिलिट्रीज ने टेक ओवर कर लिया। जर्मनी लॉस्ट हर नेशनल टेरिटरी। जर्मनी अपने साम्राज्य का लगभग जर्मनी को 13% भाग छोड़ना पड़ा। बारगिल्ड जर्मनी को युद्ध अपराधी माना गया, युद्ध के लिए उत्तरदायी। जबकि हम डिटेल स्टडी करते हैं तो किसी घटना के घटित होने के पीछे कोई पक्ष कम उत्तरदायी होता है, कोई ज्यादा होता है, लेकिन उत्तरदायी सभी पक्ष होते हैं। बहुत से कॉजेज होते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे कॉजेज पर एलाइड पावर्स के द्वारा फोकस नहीं किया गया। उनका भी युद्ध होने के पीछे कितने उनके भी रीजंस थे, वो कितने उत्तरदायी थे, उनमें भी सुधार की जरूरत थी। उन चीजों पर विचार ना करके और पराजित पर ही सारा आरोप लाद दिया गया, तो जर्मनी को युद्ध अपराधी के रूप में देखा गया, माना गया। रिप्रेशंस क्योंकि युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी माना गया, युद्ध अपराधी उस कंट्री को माना गया, तो युद्ध में जो जन और धन की हानि हुई, उस हानि की रिकवरी जो है वो भी जर्मनी से ही इस ट्रीटी के तहत की गई। इसमें फोर्स टू पे वॉर डैमेज अंडर फाइन ऑफ अबाउट 6 बिलियन पाउंड्स की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई, जो कि जर्मनी को अलाइड पावर्स को पे करनी थी। इन सारी जो कंडीशंस थी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस थी, जिसकी वजह से जर्मनी की जो
पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसके अंदर आक्रोश की भावना भड़क रही थी और जर्मनी की जो जनता है वो वाइमर रिपब्लिक को इस ट्रीटी के लिए रेस्पॉन्सिबल मानती थी। उनका मानना था कि इस ट्रीटी पर साइन करने के स्थान पर यदि युद्ध को कंटिन्यू रखा जाता तो जर्मनी ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में होता। नेक्स्ट वीडियो में हम हिटलर के बारे में चर्चा करेंगे।